नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज जिस स्टॉक स्पेसिफिक की हम चर्चा करने वाले हैं, वो बेसिकली उनकी कुछ अपडेट्स निकल के आई और उस पे हम डेट्स और इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लर्निंग हो, चाहे वो फंडामेंटल स्ट्रेटजी की बात करें किया जाए, हर तरफ पे हम लोग एक-एक स्टेप चर्चा करने की कोशिश करेंगे, बिना कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और रिकमेंडेशन को लेकर। चलिए, कंपनी का नाम है जेनसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी की यदि ओवरऑल कुछ नंबर की बात किया जाए तो करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। कंपनी की वैल्यूएशन की बात हम बाद में करेंगे। पहले एक जो ग्राफ निकल के आती है को वो ये था कि कंपनी का यदि आप फाइनेंशियल रिजल्ट की एक आकलन करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल की बात किया जाए तो ये निकल के आई है कि 2025 के दौरान में जो नंबर था, वो नंबर आज 2026 के दौरान जो 31 मार्च तक की नंबर निकल के आई, वो काफ़ी ग्रोथ की तरफ इशारा देती हुई नज़र आई। जबकि यदि आप अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए, तो लगातार साल दर साल वृद्धि हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि हुई है। एक नई परसेंटेज वाइज़ हमने समझने की कोशिश किया कंपैरिज़न करते हुए कि आखिर इन कंपनी के जो पीयर्स कंपनी हैं, उसी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियाँ, चाहे उनकी प्राइमरीज़ बिज़नेस हो, चाहे उनकी सब्सिडियरी बिज़नेस हो, लेकिन ओवरऑल यदि उनकी अ, नियर अबाउट द सेम बिज़नेस एरिया है, तो थोड़ा-सा कंपेयर करते हैं। यदि हम जेनसार टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन यदि इनकी एग्जैक्टली देखा जाए तो कहती है ये कंपनी आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। कहते हैं कि डिजिटल सॉल्यूशंस हो, टेक्नोलॉजी हो और लीडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी में सॉल्यूशंस में का रोल रहा है। ये एक मुंबई बेस्ड आरपीजी ग्रुप से बिलोंग करती है और कह सकते हैं कि इनका जो काम है, जिसमें कि खास करके टू सेगमेंट्स हैं बेसिकली। एक एप्लीकेशन सेगमेंट है जो मैनेजमेंट सर्विस के लिए प्रोवाइड करती है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स का सर्विस भी प्रोवाइड करती है। और ये फोकस्ड इंडस्ट्रीज रहा है, चाहे वो वर्टिकल्स देखा जाए, चाहे वो हाईटेक के तौर पे देखा जाए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर के तौर पे देखा जाए। इसी तरह से यदि हम इनको पीयर्स कंपनी से कंपेयर किया जाए, खास करके कुछ नंबर की बात करेंगे, उस नंबर में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का नंबर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर है, उसको हमने एक कंपैरिजन करने की कोशिश किया कि आखिर जो ग्रोथ का लेवल था या आज के समय में ग्रोथ का लेवल है, वो किस ट्रेंड से दिखा रही है। जहाँ देखा जाए कि टीसीएस जैसे जो बड़े दिग्गज प्लेयर हैं मार्केट में, मैं दिग्गज प्लेयर इसलिए कह रहा हूँ कि इनका मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके कंपैरिजन यदि हम जेनसार टेक्नोलॉजी की बात करें, तो करीब 11,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसका यदि पी रेशियो को देखते हैं, तो करीब 15 मल्टीपल में ट्रेड करती हुई नज़र आती है। डेट्स रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.02 की बात कहती है, लेकिन इस परसेंटेज से एक सैटिस्फैक्टरी की तरफ जाना उचित नहीं होगा। इसलिए इसको एग्ज़ैक्टली कितने नंबर्स हैं, वो नंबर्स किस लिहाज से बनती हैं, उसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जहाँ यदि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो करंट मार्केट की जो प्राइस है, वो इनकी बुक वैल्यू की कंपैरिजन यदि टीसीएस जैसे बड़ी प्लेयर की बात करें, तो करीब-करीब 7 टू 8 मल्टीपल में ट्रेड करती है। वहीं पे यदि जेनसार की बात करें तो 2 टू 3 मल्टीपल में ट्रेड करती हुई नज़र आती है। प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में गैप नहीं है। इस लिस्ट में कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो आज भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू अर्थात एसेट्स वैल्यूएशन की कंपैरिजन काफ़ी सस्ता रेट में देखने को मिलता है, खास करके इस रेट की यदि बात किया जाए तो। लेकिन यदि क्वार्टर और ईयर एंड ईयरली कंपैरिजन किया जाए, तो ये समझ में आ रही है कि ऑलमोस्ट जेंसार में करीब 6% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रो करती है।
वहीं प्रॉफिट की ग्रोथ करीब 19% के आसपास थी। जबकि ऐसा नहीं कि पहले ही ऐसा नंबर निकल के आती है। इससे बेटर भी रिजल्ट किसी कंपनी में ऑलरेडी बना हुआ है जहाँ पे 16% 17% से ज़्यादा की ग्रोथ थी। और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहीं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो करीब 33% तक की ग्रो असिस्ट करती है। इस कह सकते हैं कि स्टेबल करती है। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण की कंपैरिजन यदि मार्केट की ट्रेंड की बात किया जाए तो ट्रेंड ये कहता है कि ऊपरी लेवल से आज के समय में टीसीएस जैसे बड़े जो दिग्गज प्लेयर हैं वो अपने 33% डाउन में है। तो उसके कंपेरिजन कहता है कि जिनसार करीब 42% डाउन में है। कुछ कंपनी ऐसी भी है जो कि अपनी पिक से लगातार बढ़ती जाती है, जैसे कि टेक महिंद्रा की बात किया जाए। सेकंड्स ऑप्शन इज यहाँ पर देखा जाए परसिस्टेंट सिस्टम की बात किया जाए, ये अपने उच्चतम लेवल पे लगातार अपनी एक नई रेजिस्टेंस बना के चल रही है। प्रॉफिट के लिहाज से भी देखा जाए, चाहे पे नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे देखा जाए, चाहे वो नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे देखा जाए, तो कुछ कंपनी से हमेशा कुछ अच्छी रिजल्ट देखने को मिलती है, तो कुछ से कुछ कम देखने को मिलता है। ये तो हमेशा स्वाभाविक सी बात देखी गई है। जब आप किसी कंपनी किसी भी सेगमेंट में किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सबसे ज़्यादा पीक पे हो, सबसे ज़्यादा निचले लेवल पे हो, कुछ ना कुछ उसके भी नीचे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर नज़र आती है। आखिर इस वैल्यू के पीछे के कुछ कारणों को समझते हैं। देखिए, यदि करंट प्राइस की चर्चा कर रहे थे, तो करीब 500 के आसपास था। इंट्रिंसिक वैल्यू जो था करीब ₹463 के आसपास था, जबकि बुक वैल्यू जो था ₹207 पे था। जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू की कंपैरिजन किया जाए तो हमने ये देखा कि प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 100% से 110% के आसपास मूव किया है। बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं पकड़ी है। डेट टू इक्विटी रेशियो के नंबर की बात करें तो काफ़ी छोटा सा नंबर बनता है, 0.02% के आसपास की, जबकि प्रमोटर के पास 49% की कंट्रोल थी। रेस्ट कंट्रोल आम निवेशकों के पास था, जिसमें करीब 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 2 लाख से लेकर 2.5 लाख, सवा 2 लाख, 2 लाख के आसपास की जनसंख्या शेयर निवेशक की बात देखी जाती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अपने बिजनेस से करीब 13% निकाल के लेके आ रही है। और डेट्स रेशियो की बात किया जाए, चाहे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए, चाहे वो सेल्स वर्सेस डेटर्स रेशियो की बात किया जाए, ये बहुत ज़्यादा हिट भी नहीं करती है और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी नहीं करती। लेकिन यदि नंबर की एग्जैक्टली बात किया जाए, क्वार्टरली ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नंबर बनती है, वो ये देखा गया कि करीब 1450 करोड़ के आसपास इसकी मार्च तक की रेवेन्यू थी। उस 1450 करोड़ की रेवेन्यू से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो करीब 16% बैठती थी। अब ऐसा भी नहीं था कि 16% बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था या बहुत ज़्यादा पिक पे था, हाई जंप में था, क्योंकि नियरली इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की कंपेयर किया जाए तो कभी उसने 14% के आसपास ऑपरेशन से प्रॉफिट मार्जिन किया, कभी 16% किया, कभी 19% किया, लेकिन ऑन एवरेज ये देखा जाए तो एवरेज पे ही देखी गई है। अदर सोर्स ऑफ इनकम का जो पार्ट्स था वो भी नियरली इसमें सेम ही देखा गया। जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ की बात किया जाए, नेट प्रॉफिट की नंबर की बात किया जाए तो वो करीब 211 करोड़ था। और इसी को हमने एक कंपैरिजन करके देखा, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट इनकम मार्जिन हो। ईयरली बेसिस पे देखा गया कि मार्च 26 तक का जो डेटा था, अब तो मार्च 27 का आ, भी स्टार्ट होगा। लेकिन फिलहाल यदि मार्च 26 की डेटा को कंपेयर किया जाए तो 5,600 करोड़ के आसपास बनती होगी देखी, जो कि पिछले कंपैरिजन से करीब करीब बेहतर ही देखी गई थी। साल दर साल ग्रोथ ही, भले ही ग्रो की परसेंटेज कम हो,
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्जिन वही देखा गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन की यदि नंबर देखा है तो वो भी करीब 775 करोड़ तक का नंबर देखा गया। और यदि ओवरऑल ग्रो की बात किया जाए कंपाउंडेड में, तो सेल्स ग्रो जो था करीब लास्ट 1 ईयर में 8% के आसपास। कंपाउंडेड यदि प्रॉफिट ग्रो की बात किया है तो लास्ट 1 ईयर में 24% के आसपास। स्टॉक प्राइस जो लास्ट 1 ईयर में अप डाउन हुआ मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक, तो उसमें करीब 37% की डाउनफॉल आई। जैसे कि हमने कंपैरिजन किया था यहाँ पे कि अभी ओवरऑल अपने 52 वीक की हाई से, और यदि ऑल टाइम हाई से भी कंपेयर किया जाए तो कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से अपनी प्राइस करीब 40 तो 50% मान लेते हैं, 50% डाउनफॉल है। जबकि 52 वीक में 42% डाउनफॉल है। अपने निचतम लेवल से जो 52 वीक की निचतम लेवल है उससे 20% हाई जंप किया हुआ नजर आता है। यदि ओवरऑल पिछले साल की बैलेंस शीट को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि रिजर्व इनके पास बड़े पड़े थे, 4,600 करोड़ के आसपास। फिक्स एसेट्स की तादाद भी कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो वर्किंग प्रोग्रेस था उसमें एक बड़ी जंप आई परसेंटेज वाइज देखा जाए तो, लेकिन रेवेन्यू के मुताबिक बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बनता हुआ नजर आता है। इन्वेस्टमेंट का यदि नंबर देखा है तो करीब वही 2,000 करोड़ के आसपास कह सकते हैं, जो कि साल दर साल में एक बड़ी उछाल क्रिएट करती हुई नजर आई है। वहीं अदर सेट्स की तादाद भी लगातार स्टेबल है, बढ़ती नजर आई है। इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है, खास करके शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक देखा जाए तो प्रोमोटर्स अपनी 49% होल्डिंग के साथ स्टेबल है। लेकिन इसमें एक चीज़ समझना जरूरी है कि क्या वो प्लेज भी करके रखी है या नहीं, तो कहते नहीं, कोई प्लेज का कंडीशंस यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आए। दूसरी तरफ अच्छी बात ये निकल के आई कि इस कंपनी में आम निवेशकों की जो तादाद थी उसमें लगातार एक वृद्धि देखी गई। उसके पीछे की वजह था कि डीआईआई ने अपनी पोजीशन में फेरबदल किया। फेरबदल इस मतलब से किया कि डीआईआई के पास जो पोजीशन हुआ करता था करीब 23% के आसपास, उसमें से 2% के आसपास उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया होगा या फंड को कहीं और पे शिफ्ट किया होगा। खास करके देखा है तो किस ऐसे कौन से ऐसे बड़े निवेशक थे जिन्होंने अपने फंड को इधर से उधर किया, इसमें कोई ऐसा क्लियर पिक्चर निकल के नहीं आती है। खास करके एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की एक फंड थी जो पिछले पिछले क्वार्टर तक थी, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर में देखने को नज़र नहीं आई थी। शायद हो सकता है कि उन्होंने अपनी फंड को यूटिलाइज कहीं और पे किया हो। आम पब्लिक की तादाद में देखा गया करीब 17-18% की होल्डिंग बढ़ गई, जिसकी वजह से करीब जो आम निवेशक थी उनका तादाद लगातार बढ़ता गया। लास्ट एक साल में जब देखा गया कि इनकी स्टॉक चार्ट लेवल में एक बड़ी जो डाउनफॉल थी, जो पिछले साल करीब 800 के आसपास हुआ करता था, आजकल निचले पैदान करीब 400-500 के बीच में देखने को मिलती है। और बड़ी इंटरेस्ट की बात ये थी कि जब मार्केट में पिछले आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे कंपेयर करके, पिछले एक साल में वॉल्यूम कहीं पे भी नज़र नहीं आई, मतलब साइलेंटली काम हो रहा था। और अभी रिसेंटली जब मार्केट पूरे के पूरे एक डाउनफॉल में चली गई थी, स्टॉक की प्राइस बिल्कुल डाउन में चली गई थी, कह सकते हैं निचतम लेवल पे थी। अब यहाँ पर वॉल्यूम का कुछ खेल देखिए। अब या तो ये मार्केट को पैनिक करने के लिए था, मार्केट को में कुछ बल्क डीलर आए और बल्क डील करके निकल गए, ऐसा भी माहौल था, या कुछ ऐसी बातें थी जो कि पूरे साल में कहीं देखने को नजर नहीं आई और यहीं पे नजर आई। और ये हो सकता है कि अब यहाँ पे एक बड़ी डील हुई तो डील के बाद मार्केट में नई रफ्तार पकड़ ले, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है और नहीं भी है। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट क्या कहा, आम निवेशकों की तादाद में करीब लास्ट अभी इस मार्च के बाद रफ्तार पकड़ी और अपनी जो डीआई थी वो डीआई ने अपनी फंड को यहाँ से निकालने की कोशिश किया।
जबकि कंपैरिजन किया जाए बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, तो ये नज़र आया कि नेट इनकम मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। कुछ कंपनी इससे बेटर भी कमा रही है, कुछ कंपनी इससे कम भी कमा रही है। यदि 13% की कमाई है, तो किसी कंपनी की 9% की भी कमाई है। जबकि टेक महिंद्रा ऐसे बड़े दिग्गज प्लेयर जो मार्केट में स्टेबल भी थी, उनका नेट इनकम मार्जिन करीब 9% के आसपास था, जबकि इनका 13% के आसपास था। लेकिन ऑन एवरेज सबकी इस क्वार्टरली यदि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके देखा जाए, तो करीब 13% के आसपास की कमाई रही थी, जिसमें नंबर ऑफ जो कंपनी थी वो ज़्यादा थी, जो हाइक थी वो उसका तादाद काफ़ी कम नज़र आया। ये कुछ छोटी सी पॉइंट हमने समझने की कोशिश किया कि आखिर इसमें जो मार्केट की सिचुएशंस थी, मार्केट की जो चार्ट लेवल था, मार्केट का जो ईयरली जो लेवल था, वो कैसी नज़र आई। और हमेशा कहता हूँ कि हम किसी भी तरह की कोई एडवाइजरी या रिकमेंडेशन से कि पर्पस से आपके पास में कुछ ऐसी कंटेंट बिल्कुल लेके नहीं आता हूँ। ओनली इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने के लिए लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं हेल्प लेता रहता हूँ, का चाहे वो स्किनर्स की हेल्प हो, चाहे वो एनएससी की हेल्प हो, चाहे बीएससी की हेल्प हो, जिस वेबसाइट्स से जो कुछ ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जाए, उसी को लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छी जो एक्सपेक्टेशन नज़र आई थी, जो कंपनी हैज़ अ डेट्स कह सकते हैं रिड्यूसिंग डेट्स, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी है। ग्रोथ का लेवल करीब 18% से ज़्यादा था, प्रॉफिटेबिलिटी का लास्ट 5 ईयर की सीएजीआर के डेटा की बात किया जाए। और थोड़ी-सी इश्यू ये था कि पुअर सेल्स ग्रोथ था लास्ट कुछ सालों में, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन भी नज़र आई थी। इस एक्सपेक्टेशन के नज़रिया से देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल थी। स्टॉक की प्राइस में लगातार डाउनफॉल थी लास्ट 1 ईयर में, और मार्केट की सिचुएशन भी हम सब जानते ही आज के समय में कैसा चल रहा है। मिलते हैं कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बिना कोई ट्रेडिंग एडवाइस जो नोट को ओनली ऑन लर्निंग पर्सपेक्टिव डेटा से। थैंक्स फॉर द लर्निंग दोस्तों।